हाँ जी बच्चों, तो रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है डाइस। अगर आप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगेगा आपको ये, लेकिन अगर आप टेक्निक को अच्छे से समझ जाएंगे, ट्रिक को अच्छे से पकड़ लेंगे, तो आप डाइस के हर एक सवाल को 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो मैं कहता हूं कि आपके एग्जाम में आपके मार्क्स तो बुक करेगा ही करेगा और प्लस में आपकी टाइमिंग भी सेव करेगा। 5 से 10 सेकंड के अंदर होने वाले जो है क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके डाइस का होता है। तो 5 सेकंड में आप किस तरीके से करेंगे, पहले आप इंट्रोड्यूस हो जाइए डाइस से। बेसिकली डाइस होता क्या है? डाइस की अगर मैं बात करूं तो कुछ डाइस आपका इस प्रकार से होगा। डाइस सबसे पहले आपको या डाइस को बनाने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैं आपको डाइस आप बना रहे हैं तो एक सबसे पहले ऐसे ही लाइन रहेगी बच्चे, ठीक है। हर कोई अपने अपने हिसाब से बनाता है। ये एक ऐसे कर लो और ठीक इसी के पैरेलल लाइन ये, और इसको कर दो बंद और फिर एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। और क्योंकि मैं एक बार बता देता हूं, बच्चे बार बार नोट करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और फिर इस तरीके से आप इसको करेंगे। ये क्लियर है बच्चे? पहले आप ये बनाओ, पहले एक बार साथ साथ बनाओ। एक बार बना लोगे तो सही रहेगा। मैं जनरली देखा है मैंने बच्चे बनाने में वो गड़बड़ करते हैं। देखें, अब इसके बाद आपने इस लाइन को आपको हाफ पूरा मत खींचना, खराब हो जाएगा। ये जो ये देख रहे हैं ना आप, ये जो लाइन है इसके आधे तक आपको लेकर आना है इसको सीधा, ठीक है। समझ में आया आपको? और ठीक इसके पैरेलल, इसके समानांतर एक रेखा चली जाएगी। तो ऐसे आप डाइस बना सकते हैं। क्लियर है बच्चे? जिसपे कि 3 फेसेस आपको नजर आने चाहिए। तो ये एक डाइस होगा बच्चे, और डाइस में कितने फेसेस होते हैं? टोटल 6 फेसेस होते हैं। 6 उसके जो है फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं। इसमें एक आपके पास पे आप देख रहे हैं कि अगर एक फेस आपके पास में बेसिकली ये है, और ठीक इसके अपोजिट एक फेस होगा, 2 फेस हो गए। और एक फेस आपके पास में ये है, एक इसके अपोजिट होगा, और एक फेस आपके पास में ये है और इसके अपोजिट होगा। 3 फेसेस तो आपको सामने नजर आ रहे हैं। और इसके अपोजिट वाला फेस इसके बॉटम में होगा, इसके अपोजिट फेस इस तरफ होगा, इसके अपोजिट फेस। जैसे ये जो क्लासरूम है ये भी एक डाइस शेप का है। तो अगर अब मैं अपोजिट और विपरीत सतहों की बात करूं तो इसके विपरीत क्या होगा? ये नीचे वाला, इसके विपरीत ये, और इसके विपरीत ये अपोजिट फेसेस हो गए। तो एक डाइस में टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। डाइस के 2 कैटेगरी होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज होता है और एक नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। अब सवाल ये है आपके माइंड में कि सर स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं? तो कितने टाइप्स के मैंने पहले बताया आपको। एक तो होता है बच्चा आपका स्टैंडर्डाइज, और एक आपका नॉन स्टैंडर्डाइज। तो डाइस 2 प्रकार के होते हैं। स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं? वो डाइस जिसका आप लूडो में इस्तेमाल करते हो अपने घर में, वो एक स्टैंडर्डाइज होता है। क्यों? उसमें ऐसी क्या खास बात है इसके लिए इसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं? उसमें आप ये देखोगे कि जो 1 के अपोजिट है वो 6 मिलेगा, 5 के अपोजिट 2 मिलेगा, 3 के अपोजिट 4 मिलेगा। अब बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि अगर आपके पास में एक डाइस है, जैसे मान लीजिए यहां पर, आप खास बात क्या रहेगा इसमें कि इसमें अगर आपके पास में बेसिकली बच्चे ये 2 है, तो इसके जो अपोजिट नीचे है वो क्या होगा? 5 होगा। जो 2 है उसके अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। अब अगर आपके पास में कहीं 3 है तो अपोजिट साइड में क्या होगा? 4 होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और अगर आपका 1 है तो इसके अपोजिट साइड में क्या होगा? 6 होगा। अब बोलेंगे सर इसमें क्या खास बात है? इसमें खास चीज ये है कि अपोजिट फेसिस का, अपोजिट साइड्स का सम जो है 7 है। यहां देखें आपका 2 और 5 7, 3 और 4 7, 1 और 6 7। तो 2 अपोजिट अगर आप फेसिस ले रहे हैं तो इस अपोजिट फेसिस का सम जो निकल करके आ रहा है, सेम इस अपोजिट फेसिस का भी सम वही निकल करके आ रहा है, और इस अपोजिट फेसिस का भी सम वही निकल करके आ रहा है। तो ऐसा डाइस जिसमें कि बेसिकली 3 अपोजिट फेसिस होते हैं, 3 पेयर हो गया अपोजिट फेसिस का, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। जब तीनों पेयर का सम आपका सेम आए उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। अब सवाल है कि सर सम कितना बनेगा?
क्या सम कुछ ही बन सकता है? तो उस डाइस पे जो नंबर मार्क हुआ है, जैसे कि मैं 1 से 6 मार्क करता हूं, क्या नंबर मार्क कर रहा हूं मैं इस पे? 1 to 6 मार्क कर रहा हूं, 1 to 6 मैंने मार्क करा इस पे। तो जो नंबर मार्क करा उसका जो लीस्ट है, लीस्ट क्या है? 1, और मैक्सिमम क्या है? 6। जो उसका सम है वही सम बनता है अपोजिट फेसेस का। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आया आपको? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे मान के चलिए एक स्टैंडर्ड डाइस है, मेंशन कर दिया। अब स्टैंडर्ड डाइस मैंने बोलते ही आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि भैया जो भी अपोजिट फेस का सम जो यहां बनेगा वही यहां बनेगा और वही इधर बनेगा, सेम होगा। तीनों अपोजिट फेसेस का सेम जो सम है वो सेम रहने वाला है। ये बात तो क्लियर होगी। तो एक स्टैंडर्ड डाइस है, उस पर मैंने जो नंबर मार्क करा, 2 से नंबर मार्क करना चालू करा, 2 3 4 5 6 7, ये नंबर मैंने मार्क करा। क्लियर है? अब मैं आपसे वहां पे ये पूछ रहा हूं आपसे कि 6 के अपोजिट क्या मिलेगा? सिंपल सा सवाल पूछा मैंने आपसे, 6 के अपोजिट क्या होगा? तो आपको यहां पर यह समझना चाहिए कि अगर स्टैंडर्डाइज है तो अपोजिट फेस का सम ऑलवेज सेम रहेगा। और वो सम क्या रहेगा? जब मैं 2 2 क्या मार्क कर रहा हूं, एक अगला एग्जांपल है ना, जब मैं 2 2 7 मार्क कर रहा हूं तो सम कितना आने वाला है? इसका सम 9 आने वाला है अपोजिट फेस का। तो मैंने क्या पूछा आपसे कि 6 का अपोजिट क्या मिलेगा? तो 6 का अपोजिट सम कितना होना चाहिए अपोजिट फेसेस का? 9। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 3। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? पूछ लेता हूं आप 4 का अपोजिट क्या आएगा? 5। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? ये कोई 3 के अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 4। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? 2 का अपोजिट क्या आएगा? 7। अगर मैं इसी में सवाल आपसे पूछ लूं कि मैं 3 to 8 मार्क कर रहा हूं, एक्सटेंडेड आइज है, और क्या मार्क कर रहा हूं मैं? 3 4 5 6 7 8 मार्क कर रहा हूं। डाइस स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड सुनते ही दिमाग में खटक जाना चाहिए कि अपोजिट साइड का सम सेम ही रहेगा। और क्या सम रहेगा? 3 से जब मैं 8 मार्क कर रहा हूं तो सम क्या रहने वाला है यहां पे? 11। और मैं आपसे यहां पूछ लूं 5 का अपोजिट क्या मिलेगा? 6। तो अगर सवाल स्टैंडर्डाइज का है तो उसमें किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप आसानी से उसका आंसर आप दे सकते हो। क्लियर है बच्चे? लेकिन आपको पता है कि एग्जामिनर इतने प्यारा प्यारा लड्डू तो आपको खिलाएगा नहीं, वो है ना। तो सवाल वो देगा जो कि नॉन स्टैंडर्डाइज से होगा। अब बोलोगे सर नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है? तो इसमें ना कोई नियम नहीं लागू होता है कि अपोजिट का सम ये मिलेगा। इसमें तो भैया रैंडम एक छोटे 5 साल के एक 10 साल के बच्चे को बोला बेटा ये एक डाइस है, इस पे नंबर मार्क कर दो, कोई भी किसी प्रकार का नियम नहीं लगेगा। उसका मन करेगा तो यहां 6, यहां पे 5 मार्क कर दिया, यहां पे 3। क्लियर है बच्चे? उसके पीछे जो है 1 मार्क कर दिया, और यहां पे आपके पास में 2, और यहां पे 4 मार्क कर दिया। अपोजिट का सम कितना निकल करके आया? 11। यहां कितना निकल करके आया? 4। यहां कितना निकल करके आया? 6। तो रैंडम आपने कोई भी नंबर मार्क कर दिया, कोई आपका ये नहीं कि अपोजिट साइड का सम। वो स्टैंडर्डाइज में होता है फिक्स। नॉन स्टैंडर्डाइज में तो भैया कुछ भी हो सकता है। तो यहां तो भैया बताना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ये बात समझ में आया आपको? तो एक नॉन स्टैंडर्डाइज क्या हो गया? जिसके बे 6 फेसिस है, 6 पे कहीं पर भी कुछ भी मार्क हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि अपोजिट साइड का सम यही होने वाला है। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। चलो बच्चे ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही है, मान के चलो। 6 के अपोजिट क्या है जरा यहां पे बताओ? 5। 3 का अपोजिट क्या है? 1। 2 का अपोजिट क्या है? अगर मैं इस डाइस को उठाता हूं, सफल करता हूं और थ्रो करता हूं, इस डाइस को उठाया, सफल करा, थ्रो करा, और फिर डाइस को उठाया मैंने, अब बताओ जरा मुझे 6 का अपोजिट क्या मिलेगा? तो मेरे कितने बार भी मिक्स कर देने से, उसको थ्रो कर देने से, जो दूसरा डाइस मेरा जो दूसरा डाइस नहीं आया, वो दूसरी सिचुएशन आएगी। जब फेंकूंगा तो जरूरी नहीं ऐसा वो कुछ अलट पलट हो जाएगा, लेकिन जो जिसके अपोजिट है वही उसके अपोजिट रहेगा ना, क्योंकि डाइस दूसरा नहीं है। एक डाइस को कितनी बार भी फेंक लो, जिसके अपोजिट जो है उसके अपोजिट वही रहेगा। सिचुएशन अलग अलग आपके सामने आ सकता है, वो आपके सामने अलग अलग अवस्थाएं उसकी हो सकती हैं, दिखेगा अलग अलग तरीके से हर बार हो सकता है, लेकिन अपोजिट फेसेस का सम चेंज नहीं होगा। जो एक बार है सो वही रहने वाला है। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आया आपको? तो अब मैं आपको नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे आपको सवाल करवाने जा रहा हूं। देखो बच्चे, आप बिल्कुल टेक्निक और ट्रिक ही मैं शेयर करूंगा और कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ में डिस्कस करता जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेट आप
जाहिर सी बात है, मेरा जब 15 साल का एक्सपीरियंस है, इसका फायदा आपको यह है कि जो 15 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो आपको मैं 1 मिनट में एक्सप्रेस कर दूं, तो आपके पास 2 साल नहीं लगे। यही फायदा होता है किसी के एक्सपीरियंस को अपना लेने का, कि आपका उससे समय बच जाता है। अब जैसे एक सवाल है, कह रहा है 2 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस, एक ही डाइस है, उसको थ्रो करा, रिजल्ट आपके सामने आया 6 1 3, तीन ही चीजें दिखवाई, बाकी ये ढक गया, पीछे वाला ढका हुआ है, वो ढका हुआ है, पता नहीं भगवान जाने क्या है। फिर डाइस उठाया, फिर सफल करा, और उसको फिर क्या करा, फिर उसको थ्रो करा, फिर क्या करा उसको, फिर से उसको हमने थ्रो करा। क्लियर है बच्चे? फिर से उसको हमने क्या करा, उसको फिर थ्रो करा, तो अब आपका रिजल्ट क्या है, 3 5 और 4 आ गया। डाइस वही है, उठा के दोबारा थ्रो कर दिया। तो खैर यहां जो 6 के अपोजिट रहा होगा यहां पर भी वही होगा, जो यहां 3 का अपोजिट रहा होगा यहां भी वही होगा, क्योंकि डाइस तो वही है। अब सवाल पूछ लेता आपसे कि भैया बताओ 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है। क्या कह रहा है, नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 4 इज एट द टॉप। जब नीचे 4 है तो उसके ऊपर क्या होगा। कुल मिला के साधारण से भाषा में पूछने की कोशिश कर रहा है कि 4 के विपरीत क्या है। क्लियर है? तो अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको लॉजिक से, अगर आप वैसे लॉजिक लगाएं तो यहां पर अगर आप देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3। क्लियर है बच्चे? तो ये 3 के साथ साथ में क्या क्या आ रहा है, 3 के साथ में 3 है, तो 3 के साथ में क्या है 1, और 3 के साथ में क्या है 6, 3 के साथ में क्या है 4, 3 के साथ में क्या है 5। साथ में ये कभी भी 3 के अपोजिट नहीं जाएगा, लेकिन कभी भी ये 3 के अपोजिट नहीं जाएगा। क्लियर है? तो आप 6 में से कौन सा नंबर बच गया, 6 नंबर होते हैं ना 1 to 6, कौन सा बच गया 2। तो जाहिर सी बात है 4 चीजें तो अगल बगल होती हैं, 2 चीजें अपोजिट होती है, तो बाकी जो 2 बच गया वो 3 के अपोजिट है। लेकिन इस तरीके से अगर आप सवाल करते हैं तो आपकी लिमिटेशंस रहेंगी, समय जाएगा, लेकिन आप यहां पर हर तरीके के सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और आपसे सवाल पूछ क्या रहा है अभी भी, 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट तो आप अभी भी नहीं बता पाए, आप यहां पर सिर्फ 3 के अपोजिट बता पाए कि भैया 2 है। तो ये मेथड फ्लॉप मेथड है, टाइम भी लेगा, और वो एग्जामिनर जो पूछेगा आप शायद उसका आंसर भी ना दे पाओ। बहुत लोग ऐसे मेथड को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं। बड़े प्यार से सवाल को निपटाना है। कैसे? साधारण तरीका देखो, आपको देखने हैं कि जो 2 सिचुएशन है एक डाइस के, दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3, दोनों में 3 3 कॉमन है। तो मैं उसी को पकड़ता हूं, 3 को ही पकड़ता हूं। कि 3 को पकड़ा मैंने, ये जाता हूं, तीन को लिया मैंने। क्लियर है? अब इसको क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलता है ना, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, 3 के बाद 1 6, वहां से भी 3 को ही लेंगे। 3 को ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कॉमन 3 है दोनों में, कॉमन 4 होता तो मैं 4 को पकड़ के चलता। 3 को पकड़ के इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो, वहीं से स्टार्ट करके ऐसे क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद क्या आया, 4 और 5। कौन सा नंबर है जो कि विजिबल नहीं है यहां पर, 2, 2 नहीं दिख रहा ना, तो 3 का अपोजिट 3 तो होगा नहीं, 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। तो ये जो बाकी सारे ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आपसे, ठीक है, छाती ठोक क्या बता सकते हो भाई, जो मर्जी पूछना है पूछ लो। 6 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 3। तो पूछ क्या रहा था आपका, 4 के अपोजिट। तो 4 के अपोजिट क्या आंसर है इसका, 1 इसका आंसर है। समझ में आया बच्चे कैसे हुआ ये? क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ रहा है यहां तक आपको? ठीक है, फिर आप नोट करो पहले। क्वेश्चन क्या है, 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस, एक ही डाइस है जिसको 2 पोजीशन है, एक बार थ्रो करा फिर दोबारा थ्रो करा, रिजल्ट्स आपके सामने। व्हेन देयर आर द 5 डॉट्स एट द टॉप, देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी एट द बॉटम। मतलब 5 के अपोजिट क्या है, 5 डॉट अगर ऊपर है तो नीचे कितने डॉट होंगे, कुल मिलाकर के 5 के अपोजिट क्या है ये पूछ रहा है। तो जैसे सवाल अभी करवाया था ठीक वैसे ही सवाल है, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं करवाता हूं। हमें देखना है कि दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 2। अब बस इसको ऐसे ही चलाना है हमें। तो 2 4 1, यहां से ऐसे चलेगा, ये क्लॉकवाइज चलाना है। तो 2 6 3, क्या मिसिंग है हमारा यहाँ पे 5, तो 2 के अपोजिट 2 तो होगा नहीं, 5। तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट है। पूछ क्या आ रहा था हमसे, 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या है 2, तो 2 इसका आंसर है। समझ में आ गया बच्चे अब आपको? क्लियर है? ये टाइप 1 समझ में आ गया आपको?
तो कई बार एग्जाम में ऐसा सवाल अगर आपको दिख जाए तो बड़े आसानी से आप इसको निपटा सकते हो। क्लियर है? टाइप 2 में सवाल खैर आ गया है, बट टाइप 2 में थोड़ा और दूसरा सवाल, अभी इस सवाल को होल्ड करता हूं, अभी फिर टाइप 3 टाइप 4 सिखा दूंगा, फिर ये टाइप पे आऊंगा। मैं गलती से टाइप 2 में डल गया है ये सवाल। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। एक डाइस है, उसको थ्रो करा हमने और रिजल्ट्स कुछ आपके सामने है। उसको थ्रो किया बच्चे हमने, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब यहां पर एक सवाल आ गया। अब आपके लिए समस्या क्या है इसके अंदर? अगर मैं आपसे यहां पर पूछता हूं कि आपका 6 के अपोजिट क्या है, तो सबसे पहले आपके पास में एक डाइस की दो सिचुएशन है। इस बार दो चीजें कॉमन आ गई हैं, 2 5 2 5, दो चीजें कॉमन है। इससे पहले एक चीज कॉमन हुआ करती थी। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे दो चीजें कॉमन है, तो उन दो कॉमन वाली चीजों को काट दो जो दोनों में कॉमन है। जो बची हुई चीज है, जो बच गई है, वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर 3 के अपोजिट क्या होगा? 6, और 6 के अपोजिट क्या होगा? 3। तो अगर आपसे सवाल पूछा 3 के अपोजिट क्या है? 6, 6 के अपोजिट क्या है? 3। अब सवाल ये आपके दिमाग में आ रहा है इस समय कि सर अगर इसके अलावा कुछ और पूछ लेगा, तो क्योंकि हम तो यहां तो सिर्फ 3 का अपोजिट बता पाएंगे, सिर्फ 6 के अपोजिट बता पाएंगे, बाकी का अपोजिट तो हम बता ही नहीं पाएंगे इसमें। तो उसका आंसर क्या करना है? तो उसका आंसर करना है वी कांट डिटरमाइन। आंकड़े, या हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, या होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा इनसफिशिएंट। वो आप उसको बता नहीं सकते, ऐसा आपको एक विकल्प मिल जाएगा। फिर जैसे आपसे आपसे पूछ लेगा क्या कि बताओ जरा 2 के अपोजिट क्या है, तो इस सिचुएशन में आप 2 के अपोजिट नहीं बता पाओगे। उसके लिए हमें और डेटा की नीड होगी। तो एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आपको। क्लियर है? और जनरली पूछता है ये है 90 से 95%, जो दो बच जाते हैं उन्हीं को पूछता है वो एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है? समझ में आ गया आपको ये टाइप 2? क्लियर है? नोट कर लो इसको। अब आप कहोगे, आप यहां पर एक सवाल है आपके सामने, एक डाइस उसको थ्रो करा, आपके सामने जो रिजल्ट है 3 4 5 आया, फिर उठाया, फिर सफल करा, फिर थ्रो करा, फिर रिजल्ट आया 4 2 5, फिर उठाया, फिर थ्रो करा, तो रिजल्ट, फिर थ्रो करा, तो 4 पोजीशंस आ गई यहां पे। और सवाल आपसे पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो अब सवाल में 4 प्रकार, 4 डाइस देकर के आप घबरा गए। सबसे पहली गलत बात तो यह कि 4 डाइस नहीं है। आप सोच रहे हैं 4 डाइस है, तभी आप घबरा गए, क्योंकि ये 4 डाइस नहीं है, ये डाइस एक ही है, इसकी 4 पोजीशंस हैं। लेकिन आप 4 पोजीशन देखे भी घबरा गए, लेकिन ये तो मूर्खता है। अरे भाई, मैं तो 2 ही पोजीशन से मैं सब चीज पता कर लेता हूं। अब चाहे वो 4 बार फेंक लो, चाहे उसको 100 बार फेंक लो, उसका जो विपरीत है वो तो बदलेगा नहीं ना। तो क्यों ना मैं 2 ऐसा पोजीशन पकड़ लूं इसमें कोई एक चीज कॉमन है, तो वहां से तो 6 के बारे में पता लग जाता है। अब चाहे इसको आप 1000 बार फेंक लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो मूर्खता है इसके पूरे सवाल के अंदर घुस जाना। तो मैं 2 पोजीशन ऐसा इसमें से ले लेता हूं जिसमें कोई एक चीज कॉमन है। खैर 3 के अपोजिट पूछ रहा है आपसे, तो आप यहां देखें। खैर ये सवाल तो पहले यहीं खत्म हो गया, इसे दम तोड़ दिया सवाल ने, सवाल है ही नहीं है। कैसे? 4 5 4 5, 3 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट क्या होगा? 3। सवाल तो ऐसे दम तोड़ गए। क्लियर है? सवाल खत्म हो गया 2 से 3 सेकंड में। लेकिन फिर भी उससे भी कर लेते हैं, या तो किस्मत टकरा गई कि चलो मिल गया, नहीं तो हमें तो सबसे प्यारा वो लगता है जिसमें कि कोई एक चीज कॉमन होता है, क्योंकि सबके बारे में पता लग जाता है, जो मर्जी पूछ ले हम बता सकते हैं, है ना? तो वो पकड़ते हैं। ऐसा कोई भी 2 बताओ जिसमें कोई एक चीज कॉमन हो। 3 4 5, 3 2 चीज कॉमन यहां पर भी है। 4 2 5, 5 6 3, इसमें से ये है ना? ये समझ में आया ना बच्चे आपको पहले? तो चलिए, क्या कॉमन है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 5। तो ऐसे लेते हैं हम, 5 2 4 क्लॉकवाइज, 5 3 6, क्या बच गया? 1। क्लियर है बच्चे? 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 4। तो वो तो हमने पहले ही बता दिया था इसको तो। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आप कुछ भी पूछ ले, बताया जा सकता है। और कोई 2 ऐसे इसमें कुछ एक कॉमन हो, 4 2 5 1 3 6, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है बच्चे? ये समझ में आया नहीं आया आपको? क्लियर है? कोई डाउट? डाउट है तो पूछो। क्लियर है? नहीं, आज की क्लासेस में ये इंग्लिश में, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। ठीक है ना? बायलैंग्वेज क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। ये समझ में आ गया बच्चे आपको?
अगर आपको ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, ये ओपन डाइस से, खैर ओपन डाइस जब करवाऊंगा तभी इसके बारे में बात करूंगा। यहां पर देखो आप, कलर है रेड, रेड ऑरेंज वाइट, ऑरेंज येलो वाइट, वाइट येलो ग्रीन, रेड ब्लू वाइट। एक डाइस में 6 फेसिस पे रंग के नाम लिख दिए गए हैं। एक बार थ्रो करा, ये सामने आया, दोबारा उठा के थ्रो करा, 4 बार पोजीशन, 4 पोजीशन आ गई है। पूछ आपसे ये रहा है, विच कलर इज अपोजिट टू व्हाइट कलर इन द गिवन क्यूब्स? सफेद के विपरीत क्या है? तो आप बताओ वो फर्क क्या पड़ता है, नंबर हो चाहे कलर हो। दो ऐसे पोजीशन पकड़ लो जिसमें कोई एक रंग कॉमन हो, तो 6 के बारे में पता लग जाएगा। क्यों? ट्राई करोगे एक बार बना के, ट्राई करो इसको पहले अच्छे से। आप देखिए तो क्वेश्चन में क्या है आपके पास में, मैं दो ऐसे पोजीशन होल्ड कर रहा हूं जिसमें कोई एक चीज कॉमन हो। तो यहां तो खैर रेड ऑरेंज व्हाइट है, यहां ऑरेंज व्हाइट, तो खैर यहां तो दो चीजें कॉमन आ गई। तो अगर मेरे पास में ऑरेंज व्हाइट तो रेड के अपोजिट येलो, येलो के अपोजिट रेड, बट मेरा सवाल रेड और येलो पे नहीं है, मेरा सवाल व्हाइट पे है। तो मैं इसलिए प्रेफर इसको करता हूं जहां पे एक ही चीज कॉमन हो, ताकि 6 के बारे में पता लग जाए। तो अब देखो फर्स्ट इसमें कितनी चीजें, व्हाइट येलो, व्हाइट ऑरेंज रेड, इसमें एक ही चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? व्हाइट। तो आपके पास में व्हाइट लिया, तो व्हाइट ऑरेंज रेड, ये आएगा ना, व्हाइट ग्रीन येलो। कौन सा ऐसा कलर है जो इसमें है, उसमें नहीं दिख रहा? ब्लू। तो व्हाइट के अपोजिट क्या हो गया? ब्लू हो गया। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? अगर आपने कोई और दो पोजीशन लिया होगा तो आपका भी आंसर यही आया होगा, या अलग आया है? अलग आया है, दिखाओ जरा। ये सेकंड लास्ट वाले कुछ लास्ट वाले दो क्या कॉमन है इसमें? येलो ग्रीन व्हाइट और व्हाइट, व्हाइट ही कॉमन है ना? तो क्या आ रहा है? व्हाइट ग्रीन येलो। और यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? व्हाइट ब्लू रेड। क्या चीज है आपके पास में जो नहीं है? अच्छा यहां पे ब्लू, यहां आ गया। क्या आपको नहीं दिख रहा है यहां पे? ऑरेंज। तो यहां ऑरेंज। सवाल में कुछ मिस्टेक हुई है, टेक्निकल सवाल में गलतियां हुई हैं बनाने में इसमें, अदरवाइज कभी ऐसा नहीं होगा। आगे भी सवाल करवाता हूं 4-5, सब में प्रूफ हो जाएगा ये। क्लियर है? टेक्निकल एरर हुई है इसमें। फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो नन ऑफ दीज वाला आंसर पे ही प्रेफर करोगे आप। हाँ जी, अब आप देखें यहां पे 4 के अपोजिट क्या आएगा? तो दो सिचुएशन आप ऐसा पकड़ लीजिए इसमें कोई एक ही चीज कॉमन हो। तो यहां तो खैर 1 5 6 3 6 5, दो चीजें कॉमन आ गई आपके पास है, 5 6 5 6। एक के अपोजिट तो 3 हो गया, बट हमें ऐसे पकड़ो आप इसमें 2 3 5 1 6 5, तो इसको ले सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर बताइए जरा क्या कॉमन है? 5। तो ऐसे लेके चलेगा क्लॉकवाइज 5 1 6। यहां पे क्या कॉमन है? दिस वन क्लॉकवाइज 5 3 2। अब कौन सा नंबर मिसिंग है यहां पे? 4। तो ये 5 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2। अगर आपने कोई और दो लिया हुआ है पोजीशन तो उसमें आपके सारे यही मैच होंगे, मैच हो रहे हैं इसमें। तो आपके पास से पूछ क्या है आपसे? 4 के अपोजिट। तो 4 के अपोजिट क्या है? 5। तो 5 इसका आंसर है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? समझ गए? तो अब इस तरीके के सवाल आप आसानी से कर सकते हो। अब इस सवाल पे आएंगे, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन हो गया। अभी ओपन डाइस क्या होता है बच्चे, उसको समझिए। टाइप 2 है ना, टाइप 3 बता दिया मैंने जो भी हमने करा है। अब टाइप 4, इसमें क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली हम? ओपन डाइस। जैसे कि यही एक कमरा है, अगर इसको पूरा खोल दिया जाए, खोलने का मतलब ये हुआ जहां पर आप लोग बैठे हुए हैं, ये बेस है इसका। एक दीवार इसकी खोल कर करके
जैसे ये है, मान के चलो डाइस है ना, खोलने का मतलब ये है कि इसको ऐसे कर दिया जाए। क्लियर है बच्चे? तो जो ये वाला ये यहां आ गया, जो इसके साथ वाला होगा वो यहां आ जाएगा, जो यहां पे होगा वो यहां आ जाएगा, जो यहां पे होगा वो यहां आ जाएगा। ऊपर वाला किसी या तो इसके साथ में आएगा, तो इस तरीके से कुछ ओपन डाइस आपका रहेगा, एक प्लस का साइन बनेगा। ये ठीक है बच्चे? बीच वाला ये एक साथ में आ गया, एक इसके साथ में आ गया। जब ओपन करेंगे डाइस को, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, लेकिन जो ऊपर वाला है वो किसी एक के साथ में जा सकता है। हो सकता है वो उसके साथ ही चला गया, इसके साथ ही आ जाए, या इसके साथ ही आ जाए, या फिर इसके साथ आ जाए, कहीं पर भी हो सकता है। चलिए मैं यहां ले आया, नंबर डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6। तो एक डाइस को खोल दिया मैंने। क्लियर है बच्चे? तो इसमें कौन सी चीज किसके अपोजिट होगी? ओपन डाइस में। अभी एक तो बंधा हुआ डाइस था, ओपन डाइस है, तो आप है ना ऑल्टरनेट बेसिस पे देखा करो, अपोजिट, आमने सामने, और एक के गैप पे देखा करो। जैसे एक का छोड़ के सामने। क्लियर है? अब यहां नहीं, यहां एक का गैप नहीं आ रहा है। क्लियर है? आमने सामने, अपोजिट फेसेस पे, अपोजिट पूछेगा तो। समझ में आया बच्चे? क्या समझ में आया? ये कि आपके पास में 4 के अपोजिट क्या हुआ? 3, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 1, और 1 के अपोजिट 5। समझ में आया आपको? क्लियर है बच्चे? ये समझ में आया? पहले इसको नोट कर लो आप। कुछ ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी कर सकता है वो। तो किसके अपोजिट क्या होगा बताइए जरा? 1 के अपोजिट क्या होगा? 3। ठीक है। और बताओ जरा मुझे 2 के अपोजिट क्या होगा? 6। और 5 के अपोजिट क्या होगा? 4। क्लियर है बच्चे? बाकी जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट ही होगा ना। जब 2 कंफर्म हो गया अपोजिट पेयर, तो रिमेनिंग पेयर एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। अब जो चीज एक दूसरे के अपोजिट है, क्या वो एक दूसरे के बगल में आ सकती है? जैसे कि 1 के नीचे 6 है, कितनी बार भी फेंक लो, 1 के नीचे 6 ही रहेगा या 6 के नीचे 1 रहेगा? क्या 1 के बगल में 6 आ जाएगा? 1000 बार फेंक देने से खिसक के आ जाएगा? नहीं। जो चीज अपोजिट है अपोजिट में रहेगा, कभी वो बगल में नहीं आएगा। सहमत है इस बात से? ठीक है। फिर अब एक सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि मैं इस डाइस को बंद करता हूं, ये ओपन डाइस है, अगर इसको मैं क्लोज कर दूं तो इन 4 में से कौन सा डाइस बनेगा? अब दिमाग हिला देगा भैया, ये तो सवाल ही ऐसा पूछ लिया। एक तो इसको बंद करने में चैलेंज है, और बंद कर दिया तो ऊपर से इनमें से कौन सा वाला डाइस बनेगा उसमें चैलेंज है ना? लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपली 6 के अपोजिट क्या है? 4। 3 के अपोजिट क्या है? और 1 के अपोजिट क्या बचा फिर? सहमत है इस बात से? अब 6 के अपोजिट, अगर ये डाइस को अगर मैं बंद करूंगा, इस डाइस को अगर मैं बंद करता हूं, तो क्या 6 के बगल में 4 आ जाएगा? क्या 4 के बगल में 6 आ जाएगा? नहीं आएगा, अपोजिट में रहेगा। ये इसके अपोजिट है ना। बंद करने के बाद क्या 6 के अपोजिट 4 ही तो रहेगा, या बगल में आ जाएगा 4? अपोजिट में रहेगा। बंद करूंगा तो 3 का अपोजिट ही तो 5 रहेगा। वही डाइस, इसी को तो बंद कर रहा हूं, कुछ और बंद थोड़ी कर रहा हूं मैं। तो अगर यहां पे 3 का अपोजिट 5 है, तो बंद करने के बाद भी 3 का अपोजिट 5 ही रहेगा, बगल में तो नहीं जाएगा। आइए जरा देखते हैं ये क्या कह रहा है। 1 6, आप इसको चेक करो, 1 6 6 4, ये 6 4 अपोजिट में, क्या क्या कह रहा है? 6 4 बगल में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे बगल में चला जाएगा बंद होने के बाद? सहमत है? ठीक है। ये क्या कह रहा है? 3 5, 3 5 तो अपोजिट है, बगल में कैसे चला जाएगा बंद होने के बाद? 1 2 कैसे बगल में आ जाएगा? 1 2 जब अपोजिट है तो यही इसका आंसर है, बंद होने का यही बनेगा। क्लियर है भाई? कैसे बुद्धि का प्रयोग करना पता लग रहा है आपको? तो एग्जाम में टेक्निक और ट्रिक काम आती है एग्जाम को क्रैक करने में। समझे? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा डाइस पूछता है जिसमें बच्चा फंसा रहता है। क्लियर है? जब इसको नोट कर लो आप।